आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि मैं आज आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का डिस्कशन करूंगा। पहली बात तो ये कि जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें गॉस लॉ पढ़ा था, लेकिन गॉस लॉ में आप क्या करते थे, क्या चीज निकालना होती थी हमें गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इस सब के बारे में भी मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, गॉस लॉ से हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकालते ही है, साथ ही साथ इसकी मदद से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात और भी बताई गई इसके बारे में कि गॉस लॉ हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस जगह गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है ग्राफिक्स की, उसमें लिखा हुआ है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट सक्सेसफुल, बट नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो गॉस का थ्योरम है उसको हम यूज तो लगभग कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये सफल नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी जो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका जो गॉस लॉ के अनुप्रयोग है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि अनंत लंबाई का एक समान हमने सीधा तार ले लिया है, इसकी लेंथ प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक है, और इस तरीके से सममित रूप से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या हो रहा है कि इस पर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र होगा, आपको पता है। इस तरीके से अब इसमें क्या है कि हम लोग यहां पर कोई एक बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है। ठीक है, तो उस वैद्युत फ्लक्स की मदद से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक पहुंचेंगे। तो इसकी जो यहां से डिस्टेंस है, मान लिया कि स्मॉल r है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अपने मन में सोच लेते हैं हम लोग कि गॉसियन पृष्ठ है जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है। कितनी है इसकी रेडियस? स्मॉल r। और इस तरीके से इसमें बना लेते हैं हम लोग गॉसियन पृष्ठ को। इसकी केवल हम लोग कल्पना करते हैं, ये वास्तव में होता क्या है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसका एक पृष्ठ तो ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, और एक ये वक्राकार पृष्ठ है, ये बीच वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग 2-3 हिस्सों में बांट करके इसका फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए इसका एक पृष्ठ ऊपर वाला है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 1, और इसको लिख दे रहा हूं 2, और इसको लिख दे रहा हूं 3।
तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल अवयव देखूं तो देखिए, सपोज के लिए यहां पर आपने कोई एक पोर्शन ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल अवयव डीए ये हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये ई है ही है। अगर इसकी मैं बात करूं यहां पर, तो इसमें ई तो ये है ही है, डीए भी इधर ही होगा, यानी ई और डीए के बीच यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो 0 है, और इसकी जगह बनने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, और इधर वाले में कितना है, इधर वाले में भी 90 होगा। देखिए ये ई है और ये डीए है, तो ई और डीए के बीच बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन में केवल ये जो वक्रीय पोर्शन में फ्लक्स गुजर रहा है वही इसमें काम में आएगा, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर ई डीए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, केवल और केवल ये वाला ही काम में आएगा जिसकी वैल्यू ई डीए होगी। मान लीजिए कि ये जो आपने गॉसियन पृष्ठ दिया है इसकी लेंथ एल है, इसकी लंबाई आपने कितनी मान रखी है, एल मान ली, किसकी, गॉसियन पृष्ठ की। सपोज करिए कि इसमें रेखीय आवेश घनत्व उसको हम लोग लैम्डा से पहले प्रदर्शित करते थे, तो अब भी लैम्डा से ही प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसकी लैम्डा लिखेंगे। माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसकी लंबाई प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर लेते हैं जिसकी लंबाई L है तथा तार से इसकी दूरी जो है वो स्मॉल r है, यानी इस स्मॉल r से होता हुआ ये तार जा रहा है। तो उस कंडीशन में रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व, ये लैंग्वेज आपको सब लिखना पड़ेगी, आवेश का रेखीय घनत्व, और रेखीय घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्यू बराबर हो गया लैम्डा एल, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस पोर्शन के द्वारा फ्लक्स जीरो, इस पोर्शन के द्वारा फ्लक्स जीरो, इस पोर्शन के द्वारा जितना भी रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा, ये। तो यह निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला फ्लक्स, और आप लोग जानते हैं फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डी फाई ई बराबर क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर ई डीए कॉस जीरो, ई डीए कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1, तो बस ये आ जाएगा ई डी, कितना आ जाएगा ई डी। अब हम लोग ये तो इतने से हिस्से के द्वारा निकाला था, अब मैं तो पूरे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का चाहिए, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स हम लोग निकाल लेंगे। पूरे गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको हम लोग फाई ई कह देंगे, ठीक है, फाई ई बराबर
EDA। अब E तो कहीं चेंजेबल है नहीं, तो इसे तो हम लोग बाहर ले सकते हैं, केवल और केवल किसका इंटीग्रल कर देंगे, DA का। तो कितना हो जाएगा, बराबर E इंटीग्रल ऑफ DA, और इंटीग्रल ऑफ DA कितना हो गया, 5E बराबर E इंटू 2πRL। ये कहलाई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग देखिए आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब हम लोग गॉस की थ्योरम पर चलते हैं। गॉस की प्रमेय से क्या बात हो जाएगी, गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से क्या बात हो गई, फाइव E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितने, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, भाई ये 5E ये भी 5E, तो इन दोनों की वैल्यूज की क्या कर लें, कंपेयर कर लें, तो आपको इनका वैल्यू पता चल जाएगा। समीकरण 2/3 से क्या बात हो गई, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो ये चाहिए, तो E बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी 2πRL। ठीक है बेटा, L से L बैलेंस कर लो, और तो कोई चीज बैलेंस होना ही नहीं है। अब इसमें क्या चीज कर लोगे आप, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4π एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ये वैल्यू भाई इनकी मिल गई आपको। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जानते हो क्या लिखूंगा, वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में भाई क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, और यूनिट वेक्टर। बस ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो एक चीज और है इसमें थोड़ी सी, कि अगर मैं E और R के बीच ग्राफ खींचूं, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में, ये समानुपाती में चला जाएगा। तो क्या आ रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो उस कंडीशन में देखो E और R के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं, तो E और R के बीच ग्राफ देखिए किस तरीके से आपको मिल रहा है, ये E है और ये R है, इस तरीके से देखो। जिस हिसाब से धीरे धीरे R का मान हम घटाते जाते हैं, त्यों तो E का मान बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती किसके, R के। इसको बंद मत करो, ऐसे ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला इसमें नंबर 2 पॉइंट है, आप चाहे तो लिख लें। अगर इसकी हम लोग दिशा निकालना चाहेंगे ना, तो इसकी दिशा किधर को होगी, जो हमने आपको डायग्राम बनाया था उसमें बाहर की ओर को दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र E की, वो हमने पहले ही शो कर रखी है।
अब नंबर 2 डालें, अनंत विस्तार की समतल आवेशीय एप्लीकेशन नंबर 2। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक आवेश, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है, अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो इस तरीके से इस तरीके से देखिए, ये योग करके प्लस 4 है इसमें हर जगह। ये इसी तरीके से यहां पर भी है। इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, ये हमने गॉसियन पृष्ठ बना रखे हैं। ये डी, ये वेक्टर ई है और ये डी है। इधर भी वेक्टर ई है, डी। इसको डैश कह ले रहा हूं, डैश कह ले रहा हूं, वैसे है एक ही चीज। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो आपने पॉइंट माने थे, इसको मान लीजिए P है, ये पॉइंट, इसको मान लीजिएगा P डैश है, ठीक है। ये इसका A है। अब देखो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका ये बोर्ड है, इस तरीके का ये कोई चादर है, ठीक।
इसको आपने +4 दिया है, तो एक तो इसका गॉसियन पृष्ठ ये सामने को बन रहा है देखो, और एक इसका गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर बन रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक ऐसा आ रहा है बेलन में और एक इसके अंदर भीतर कहीं दीवार से उस तरफ जा रहा होगा, तो दो इसमें गॉसियन पृष्ठ बन रहे हैं। इन दोनों गॉसियन पृष्ठ के द्वारा हम लोग फ्लक्स की गणना करेंगे। अब देखो एक चीज यहां पर ये ध्यान देने की है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, क्या इन्हीं के द्वारा हम लोग वैकल्पिक क्षेत्र निकालेंगे और कहीं से नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो हम लोगों को इसमें क्या काम करना है कि जो हम फ्लक्स की गणना करेंगे वो इनके द्वारा तो करेंगे ही, और बाकी ये जो इसका वक्राकार भाग है इसके द्वारा भी हम फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन उस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 है। क्यों है 0? क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र तो ये अब इससे लंबवत जा रहा है, जो एरिया वेक्टर है वो इसके क्या है? लंबवत है। तो एरिया वेक्टर E और एरिया वेक्टर D है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। इसलिए जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E dA cos थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री है और 90 डिग्री होने के कारण इसके द्वारा बनने वाला जो कोण है उसकी वैल्यू 90 होने के कारण इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 0 क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है। तो केवल और केवल फ्लक्स की जो हम बात करेंगे वो इसके द्वारा P डैश के और P के द्वारा फ्लक्स की बात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हम लोगों को फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा था इसका समझाने का। अब मैं आपको थोड़ा सा रिटेन में बोल रहा हूं, यदि कोई आवेश Q इस पूरे पृष्ठ को दिया जाता है तो वह इस पूरे पर सममित रूप से वितरित हो जाएगा, और उस कंडीशन में इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माना कि सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो सिग्मा बराबर हो गया Q/A। कितना हो गया? Q/A। और Q बराबर कितना हो गया? सिग्मा A। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। Q बराबर हो गया सिग्मा A। अब हम लोग निकाल लेंगे इसमें क्या? फ्लक्स। भाई कुल फ्लक्स अगर मैं निकाला हूं तो इन दोनों के द्वारा प्राप्त फ्लक्स को जोड़ दूंगा, तो उस कंडीशन में बेलन के सिरों से होगा जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डी प्लस दूसरे के द्वारा ए इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। अब कितना हो गया फिर? ई इंटीग्रल ऑफ ए डी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू ई डी ए हो जाएगी, इसकी भी ई डी ए हो जाएगी। यहां लिख दूं? चलो छोड़ो, एक लाइन कम हो रही है बस। प्लस ई इंटीग्रल ऑफ ए डी ए। अब इसका हम लोग इंटीग्रल निकाल लें, तो इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? भाई डी ए का इंटीग्रल निकालेंगे तो ए, तो ये हो गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू
ए इज इक्वल टू 2e a। तो ये हो गया 5e इज इक्वल टू 2e a। ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग गॉस की थ्योरम पर पहुंचते हैं, किंतु गॉस की प्रमेय से क्या बात होती है? किंतु गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से क्या बात हो जाएगी? 5a बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और q का मान आपको निकाला था अभी इक्वेशन नंबर 1 में, क्या आया था? सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है भाई? करो इसमें तुलना दोनों की एक दूसरे से। समीकरण 2/3 की तुलना करने पर कर लीजिए। इधर तो मिल रहा है 2e a बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट और t बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a। a से a कट गई तो e बराबर कितना आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम लोग किसी चादर के लिए बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। यह था आपका एप्लीकेशन नंबर 2 किसका? गॉस के प्रमेय का। अब हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 डाल लें। आवेशीय चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्लीकेशन नंबर 3 है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब क्या है? ये सब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। अब देखिए हम लोग एक चालक बना ले, इस तरीके का तार है ये भी, इस तरीके का है ये, और इसके बाहर कोई बिंदु है P। इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। जब आप इसको आदेश देते हो तो जैसा कि हमारा पहले से हम लोग मानते चले आ रहे हैं, ये दिया गया आदेश जो है वो कहाँ चला जाता है? इसके पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी दो फायदे हैं, मान लीजिए एक ये और एक ये। तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि चालक
के पृष्ठ 1 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे E1, फिर चादर के पृष्ठ 2 के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे E2, और इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे, किसको? E1 और E2 को। तो हमें आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना प्राप्त हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। माना कि एक प्लेट जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जब हम इसको आवेश Q देते हैं तो वह आवेश इसके पृष्ठों पर सममित रूप से वितरित हो जाता है, और इस आवेश के वितरित होने पर इसकी मदद से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। माना कि एक बिंदु P कहीं बाहर स्थित है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। तो प्लेट पहले लिख दूं इस पर, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब क्या कि इसकी जो आपकी प्लेट है, तो बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जो प्लेट तो एक ही है, इसके पृष्ठ हैं, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। प्लेट के बाहर बिंदु P पर पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए E1 है, तो E1 बराबर कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। E1 दूसरा भी E2 है, तथा इसी प्रकार प्लेट 2 नहीं, इसी प्रकार प्लेट के पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई बताओ? E2 बराबर कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 और E2 ये हो गए। अब कुल तीव्रता कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब केवल परमाणु मिला तो क्या बात हो जाएगी? केवल परमाणु लेने पर E बराबर E1 प्लस E2 रख लीजिए इनकी वैल्यू, इनके केवल मैग्नीट्यूड हम लोगों को लेना है। तो E1 और E2 के मान रखते हैं, देखिए इस तरीके से। E1 और E2 के मान रख लीजिए। E1 का वैल्यू कितना था आपका? बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरा भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया जोड़ के? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो
E बराबर कितना हो गया फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम लोग आगे से चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम नहीं बचाया है, बस थोड़ा सा काम और बचाया है, एक लेक्चर इसमें और लगेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं और अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।